अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकॉनमी फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाज़रीन, पाकिस्तान एंड अबू धाबी के दरमियान जो हमने कल देखा कि काफ़ी MOU साइन हुए, यानी कि मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर हमने देखा कि काफ़ी चीज़ें हैं जो एक बायलैटरल रिलेशंस भी बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ साथ हम UAE के जो एक आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक इम्पैक्ट्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान उसमें कैसे मददगार साबित होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पाकिस्तान के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये भी है कि हम जॉइंट वेंचर्स कितने करने जा रहे हैं, यानी कि B2B बिजनेसेस में कितना ज़्यादा फ़रोग होगा, क्या इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, कितना ज़्यादा आने वाले दिनों में जो एक एक्सपेक्टेशंस है ना कि कितना ज़्यादा हम जो एक पूरी मार्केट्स हैं, अफ्रीकन मार्केट्स हैं या हम कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स हैं, उनको टैप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़े, रेमिटेंसेस बढ़े और साथ साथ हमारे लिए न्यू मार्केट्स के डोर्स ओपन हो। तो आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के हवाले से गुड न्यूज़ देना आपको ज़रूरी है। पाकिस्तान की हम कह सकते हैं वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी जो कि अब फाइनली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में भी अपनी जो अद्वियात हैं वो फराहम करेंगी, यानी कि एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान की जो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी अद्वियात की जो एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रूम करेगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम इस फिस्कल ईयर में देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़े हैं, यानी कि फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ, ये 7 मंथ्स की बात हो रही है, जुलाई टू जनवरी। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स इसलिए भी बढ़े हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी इनिशिएटिव दिए, गवर्नमेंट की जानिब से न्यू पॉलिसीज़ बनाई गई, तो एक्सपोर्ट के नंबर्स और रेमिटेंसेस को बढ़ाना, ऐसा लग रहा था कि एक कीन होके फोकस होके इसके ऊपर काम किया गया और अब इसके नताइज हमने देखे। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। फॉरेन रिजर्व्स में देखा गया कि तकरीबन हमारे पास $15 बिलियन से अबव फॉरेन रिजर्व्स जो है वो मौजूद है और एक अच्छा इजाफा भी देखा जा रहा है इसके अंदर। के हवाले से ये बात करेंगे। जब आप फॉरेन रिजर्व्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारे इम्पोर्ट बिल है उसके पैसे हमारे पास आ जाते हैं, तो ये बड़ी एक खुशाइन बात होती है। और लास्ट जाते जाते आपको ये बात बताएं कि फरवरी में इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं और एक स्टेगनेंट पोजीशन देखी जा रही है 2 to 3% के अराउंड। इसके हवाले से बात करेंगे, एक रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। माशी आउटलुक किसी भी मुल्क की मुस्तकबिल के इक्तिसादी सूरत हाल का अंदाजा होता है, जिसमें महंगाई, GDP, बरामदात, दरामदात, माली खसारा, ज़र मुबादला के ज़खायर और दीगर इक्तिसादी इशारे शामिल होते हैं। ये रिपोर्ट हुकूमतें, मालियाती इदारे और सरमायाकार मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वजारत खजाना की ताज़ा तरीन माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2025 में पाकिस्तान में अफरात ज़र 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को है, जबकि मार्च 2025 में ये शरह 3% से 4% तक बढ़ सकती है। गुज़श्ता महीने अफरात ज़र की शरह 2.4% रिकॉर्ड की गई, जो पिछले साल की इसी अरसे में 24% थी। ये नुमाया कमी मौजूदा हुकूमत की आलमी मालियाती फंड के साथ प्रोग्राम के तहत माशी इस्तेहकाम की कोशिशों का नतीजा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तरसीलात ज़र में 31.7% इजाफा हुआ, जो $20.8 अरब तक पहुँच गयी, जबकि पिछले साल इसी अरसे में ये हुजम $15.8 अरब था। इसके अलावा बरामदात में 9.7%, दरामदात में 16.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट जुलाई तक जनवरी $68 करोड़ सरप्लस रहा और स्टेट बैंक के ज़खायर $8 अरब से बढ़कर $11.2 अरब से जायद हो गए। FBR के महसूलात में 26.2% इजाफा हुआ, जबकि नॉन टैक्स आमदनी में 82% का इजाफा देखा गया। माली खसारे में जुलाई तक दिसंबर 36.1% की कमी वाक़ हुई और महंगाई की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई है। एक क्विक रिपोर्ट देखिए आपने इकोनॉमिक रैप के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ इन द स्टूडियो गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। तौसीफ जमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सेक्रेटरी जनरल इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ अफ्रीका हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू। तौसीफ साहब, क्या कहेंगे, इकॉनमी के हवाले से बड़ी कोशिशें की गई और अब हम वाज़ेह तौर पर रिजल्ट्स देख रहे हैं। आपकी खुद भी इसमें कोशिशें बहुत ज़्यादा हमने देखी हैं, एफर्ट्स देखी हैं, लेकिन वाज़ेह है कि हम बात कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ की। UAE, हमने अबू धाबी और डिफरेंट एक MOU साइन होते हुए देखे, इन अ वीक एक इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ देखी है, क्या कहेंगे? हमारे लाइफ टाइम में हमने UAE को बनते देखा। हमारे जो इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो 1971 में इस्टेब्लिश हुए, लेकिन पाकिस्तानियों ने 70s में वहाँ जाकर काम शुरू किया
और यूएई जो आज यूएई है उसमें अपना रोल अदा किया, रोल प्ले किया। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब यूएई, जब स्टेट बैंक बिल्डिंग बनी, अभी बैंक टावर बना कराची में, तो ये लोग उस बिल्डिंग को देखने आते थे यहाँ पे कि अच्छा बिल्डिंग्स ऐसे होती हैं। सो एक डीप लॉन्ग रूटेड इनसे रिलेशनशिप है हम लोगों का। उसमें हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे ग्रोथ आई। एक मुझे वो वक्त भी याद है कि जब एयर मार्शल वक़ार हमारे होते थे, उन्हें यूएई के सरबराह ने जो अपनी तस्बीह दी और कहा कि आप हमारी एयरलाइन बनाएंगे, जहाँ पे जो यूएई और पाकिस्तान की पहली जो फ़्लाइट थी के एमिरेट्स टू कराची, वो आगे जाके यूएई की जो सिंबल बना, वो किस तरह शुरू हुआ। सो इट्स अ लॉन्ग ब्यूटीफुल कोलैबोरेटिव हिस्ट्री बिटवीन यूएई एंड पाकिस्तान। वहाँ पे जहाँ हमारे बेशुमार लोगों को उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी, वहीं पे लिटरली उस इकॉनमी के पीछे पाकिस्तानियों का हमारा खून पसीना शामिल है। तो एक और वहाँ पे बहुत अच्छी तरह उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है। दिस इज द रीजन कि हमारे रेमिटेंसेस भी यूएई की तरफ से यानी कि अरेबियन कंट्रीज की तरफ से ज़्यादा दिखाई देते हैं। बिल्कुल। एक स्ट्रेटेजिक या रिलीजियस हम कह सकते हैं स्ट्रिंग्स अटैच है हमारे। इट्स मोर लाइक एफिनिटी कि वहाँ पे जाके आप बहुत दूर नहीं है। काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप देखें तो कनाडा से, अमेरिका से यहाँ पे माइग्रेट होते हैं कि मुल्क के पास रह सकें। दूसरा यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसने दर्जाए कमाल, औजे कमाल पहुँचे ये लोग, कि जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे उन्होंने ईरान को भी अकोमोडेट किया, वहाँ पे उन्होंने यूएस को भी अकोमोडेट किया, वहाँ पे उन्होंने जितनी खलीजी रियासतें थी, सऊदी अरेबिया, उन्हें भी अकोमोडेट किया। तो ऑल कास्ट क्रीड कलर्स, उन सब को यूएई ने ना सिर्फ खुशामदीद का, रशियन इकोनॉमी जब तकसीम हुआ रशिया, तो वो सारा के सारा पैसा यहाँ पे आया। तो जो चीज़ हमारे लिए यूएई से सीखने वाली है कि वो चीज़ कि आपने मुख्तलिफ कौमों को, मुख्तलिफ इकोनॉमीज़ को अपने अंदर समोया और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट किया, जहाँ से ना सिर्फ भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फिलीपींस से, इवन मेरे दोस्त अमेरिका से घूमने जो है यूएई आते हैं। हब ऑफ इकोनॉमी क्रिएट किया। और देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं है। आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का 2 बार जिक्र किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से मुराद है कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना जो लोगों के लिए एक अट्रैक्शन भी बने और वो बिजनेसेस आके करें कि जहाँ पे हमें सिक्योरिटी का तो एहसास होता है, लेकिन आमतौर पर सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। जहाँ पे ट्रांजैक्शंस तो हो रही होती हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस जो है कोई सारी मॉनिटरिंग भी हो रही है। एफएटीएफ के अंडर भी था इकोनॉमी, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने देखा कि उसने इस सारे इन्वायरमेंट में वहाँ पे डेवलप होती हुई नज़र आई। हम ये देख रहे हैं कि इस सारे सिनेरियो में आज इस बोर्ड पे पाकिस्तान और यूएई खड़ा हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोलैबोरेशन के एक नए मौक़े उनके ऊपर दस्तखत, इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे सफ़ीर वहाँ पे एम्बेसडर फैसल नियाज़ तिर्मिज़ी ने प्ले किया कि हमने देखा कि वो जो कि नामुमकिन सिचुएशंस थी, कुछ साल पहले बहुत स्ट्रेस्ड रिलेशन था, उसको हमने ना सिर्फ इम्प्रूव किया और आज जो हिज हाईनेस जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए और कोलैबोरेशंस की कई याददाश्तों पे दस्तखत हुए। अच्छा, बहुत सारे सेक्टर्स इसमें शामिल नज़र आते हैं। आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि अगर पाकिस्तान एंड यूएई कोलैब करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा विन विन सिचुएशन फूड सिक्योरिटी या फूड सेक्टर से रिलेट करते हुए चीज़ों की होगी। अब इसमें लाइव स्टॉक भी है, एग्रीकल्चर भी है और हमारी जो एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी है। जो यूएई जो है वो री एक्सपोर्ट का तो मरकज़ बन गया, ठीक है, कि जहाँ पे दुनिया भर से ट्रांजैक्शंस वहाँ पे हो रही है, मूव हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, उन्हें सबसे पहले अपनी फूड सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद उन्हें री एक्सपोर्ट के लिए दैट इज़ द हब। तो हमने देखा कि पाकिस्तानी बासमती राइस भी यूएई से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने देखा कि बाकी सब्जियों का सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं और यहाँ से ईरान और मुख्तलिफ ममालिक में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। लाइकवाइज पाकिस्तान को इस वक्त हमें फाइनेंशियल इंजेक्शन की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर बेहतरी आ सके। तो हमने देखा कि ट्रेडिशनली तो ये लोग पाकिस्तान आ रहे थे, रहीम यार खान यहाँ पे इन्होंने अपने कॉर्पोरेट फार्म्स ही बनाए, तो अब उसको डिप्लोमेटिक पुश से हमने देखा कि बहुत तेज़ी से उसे एक शक्ल दी जा रही है, एक सिम दी जा रही है कि जहाँ पर वो जो प्रोडक्शन है, जो ताल्लुकात हैं, उनको किसी
सिनर्जी डेवलप करके बेहतरी की तरफ लेके जाए पाकिस्तान के तौसीफ लिए। साहब, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर भी डेवलपमेंट देखी गई, एक तो मिडिल ईस्ट में भी जाएगी एक्सपोर्ट होके, साथ साथ हम देखेंगे कि नॉर्थ अफ्रीका में भी जाएगी। जी। ये न्यू मार्केट होगी नॉर्थ अफ्रीका की। जो अफ्रीका है, अफ्रीका 1.5 अरब लोगों की एक आबादी है, ठीक है। अच्छा, ये 1.5 अरब लोग थे, ये हमारे नक्शे से गायब थे, ठीक है। इन 1.5 अरब लोगों की जो इकोनॉमी का साइज है वो $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन, ठीक है जी। इसमें हम समझते हैं कि मैं इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैम्बर्स का दौरा कर रहा था, तो वहाँ पे कहा अच्छा अफ्रीका भी, मैं कहा आप टेक्सटाइल क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? कहते अफ्रीका में, कहा भाई वो भी कपड़े पहनते हैं। कहते अच्छा हमें इंटरनेशनल से नजर तो नहीं आते, लेकिन हमने देखा कि आपका फार्मास्यूटिकल के साथ साथ हमारी हैबिटेट भी बड़ी मैच करती है वहाँ से। जो सिर्फ अफ्रीका से बाहर जो अफ्रीकन टूरिज्म करते हैं वो $150 अरब का है, $150 अरब वो टूरिज्म पे खर्चते हैं, $50 अरब वो तालीम पे खर्चते हैं, $40 अरब वो सेहत पे बाहर जाके खर्च रहे हैं, ठीक है। ये वो सारे सेगमेंट्स हैं कि जिसमें अब वजारत ख़ारजा का भी फोकस आया, और जो लुक अफ्रीका की पॉलिसी थी उसमें एक नई रूह फूकी जा रही है कि इन ममालिक को बहुत ही हमारे ज़बरदस्त एम्बेसडर्स अफ्रीका में आए हैं कि जो कि उन ममालिक को फोकस करके हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। कि बिजनेस डिप्लोमेसी होनी चाहिए यहाँ पर। एंड दिस इज राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग। तौसीफ साहब, मैं आपसे रेमिटेंसेस और इकोनॉमी के हवाले से पूछना चाहती हूँ, लेकिन पहले हम 100 इंडेक्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट में अपडेट्स क्या हैं। लेट्स हैव अ लुक। 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,13,784.3 के लेवल पर। हायर सेक्टर मार्केट गई 1,14,265.97, लोअर वाज 1,13,201.84 एंड फाइनली क्लोजर 1,13,251.66, यानी कि 532.64 का डिक्लाइन आज के दिन देखा गया। अच्छा, आज वीक का लास्ट डे है और हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर कुछ स्टेबलाइज या एक हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई है। नेक्स्ट वीक से रमज़ान स्टार्ट हो रहे हैं और हिस्टोरिकली ऐसा ही देखा जाता है कि जब जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं थोड़ी सी मार्केट रमज़ान से पहले डाउन साइड होती है और फिर रमज़ान के अंदर और रमज़ान के बाद मार्केट में एक फिर बूम आता है। सो अगर वो इन्वेस्टर्स जो मिस कर चुके हैं बस उनके लिए एक अगेन डिप बन रहा है। तो आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे सर रेमिटेंसेस के हवाले से और ख़ासकर इकॉनमी के अंदर एक्सपोर्ट्स जो है बैकबोन है, तो एक्सपोर्ट के हवाले से जो नंबर्स हैं उनमें दोनों में इजाफा देखा गया है फर्स्ट हाफ के अंदर। क्या चीज़ है जो हमने ऐड ऑन की है और मज़ीद करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा साल एक अच्छा गुजरे? पहले तो ये कि हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में हमारे बाहर जाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा उसमें जो बम्प आया कि बहुत सारे लोगों ने 8 लाख 10 लाख लोग हर साल बाहर गए। उसका अब हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद ये ट्रेंड नज़र आएगा कि हमारी रेमिटेंसेस बेहतर होंगी। उसके बाद हमने देखा कि आईटी के सेक्टर में जो रेमिटेंसेस आना शुरू हुई हैं, दैट इज़ अ मेजर टाइम इम्पैक्ट कि जो आईटी के सेक्टर से यहाँ पे रेमिटेंसेस आ रही हैं। बच्चे घर में बैठ के काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ काम कर रहे हैं और वो पैसा पाकिस्तान के लिए जनरेट कर रहे हैं। तीसरा हमने देखा कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर सियालकोट जब हमारे पास हुकूमत ने फॉरेक्स में ईजीनेस लेके एलसीज खोलने की सहूलत हुई, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आया। पाकिस्तान के पास इस वक्त $15 अरब के हमारे पास पैसे मौजूद हैं कि जिसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। सो वहाँ पे जो उन्होंने ईज़ दिया लोगों को एलसीज खोलने में, सामान मंगाने में, फैक्ट्रीज खोलने में, लोगों के रिफ़ंड करने में, तो वहाँ पे हमें फिर उसका इम्पैक्ट नज़र आया। इस वक्त अगेन आई वेंट टू गुजरांवाला, सियालकोट, जहलम, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ऑल दीज प्लेसेस दे आर वेरी बिजी और इस वक्त दे आर फोकस टूवर्ड्स न्यू मार्केट्स। अपना जर्मनी से भी लोग इवेंट करके आए अपना टेक्सटाइल का। तो इस वक्त हम देखते हैं आने वाले दिनों में इस वक्त बाकी चीज़ों के हट के जो फोकस है दैट इज़ बिजनेस, दे मीन इट। इस वक्त गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करी। अनकरीब हमारा एक्सिम बैंक आने लगा है। जो एक्सिम बैंक है, जी एक्सिम बैंक 400 अरब रुपए के साथ हमारी जो एक्सपोर्ट के पुश है उसमें मजीद जो है मदद करेगा। अच्छा। इसी में हमने एक्सिम बैंक से रिक्वेस्ट की है कि 100 अरब रुपए आप अफ्रीकी मार्केट के लिए रखें। आप यहाँ पे देखिएगा कि उसका जो आपको X into X हमें उसका रिप्लाई आएगा, फीडबैक आएगा।
साथ ही साथ हमारे जो इनके बैंकिंग के रिलेशंस हैं अफ्रीका पाकिस्तान के, इस पे थोड़ी से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि बैंक गारंटी बहुत मैटर करती है, अगर बैंक टू बैंक रिलेशंस हो तो बहुत ज़्यादा बिजनेसेस आसान हो जाते हैं। एक चीज़ आपसे पूछनी ज़रूरी है, वो ये कि जब हम पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस प्रमोट होते हुए देख रहे हैं तो साथ साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप भी देख रहे हैं। उस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लोकल मार्केट टारगेटेड है या एक्सपोर्ट सेक्टर टारगेटेड है, यानी कि उनका एक आइडिया ये है कि वो अपनी यहाँ प्रोडक्ट बनाएं, या तो मैन्युफैक्चरिंग करें या ट्रेडिंग करें, मगर एक्सपोर्ट करें या फिर लोकल मार्केट को देखें, क्योंकि हमारी अपनी भी एक ह्यूज पॉपुलेशन है। बहुत बड़े नंबर्स हैं हमारे अपने। अभी मेरी एक टीम गई हुई थी बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पे। जो यहाँ पे टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर फिनोमिनल। बल्कि मैं नाजरीन को भी और आपको भी कहूँगा, जब आपको टाइम मिले लाजमी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी आपने कोस्टल हाईवे पे जाना है, बाय रोड गवादर और आगे जो हमारा एस्टोला आइलैंड है वहाँ पे मेक ऑन योर बकेट विश के लाजमी जाना है। ये खूबसूरत दुनिया के हसीन तरीन इलाकों में से, टेक माई वर्ड्स फॉर दैट, और हम लोग वहाँ नहीं जाते। तो इसमें पूरी की पूरी बेल्ट अवेलेबल है फॉर पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के वहाँ पे जाएं और सिर्फ कराची और पाकिस्तान के जो टूरिस्ट है उसी को अट्रैक्ट कर लें। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग थिंग। दूसरी तरफ हमने देखा कि आईटी सेक्टर है, उसमें तो आसान था काम करना। उसके बाद तीसरा सेक्टर आ जाता है इसमें, दैट इज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट्स। उसमें एक आइटम ने आइडेंटिफाई किया पिछले दिनों, दैट इज बॉक्साइट। हम लोग 700 मिलियन डॉलर का एल्युमिनियम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, जबकि आपके जहलुम से लेके मियाँवाली तक, खुशाब और हरीपुर से हवेलियाँ, यहाँ पे बेशुमार रिसोर्स मौजूद है बॉक्साइट का। अच्छा, हम लोग क्या करें, ये बॉक्साइट रॉ एक्सपोर्ट करें, किस 2600 रुपए पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पर टन, और $2600 पे वापस हम मंगा रहे हैं रिफाइन करके। एक 2600 रुपए से $2600। पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइन होने के अब इसमें करने वाली क्या चीज है, इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग यूनिट एक लगना है। जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसका ठीक है, जब एक दफा देखते हैं मैं कहते हैं ये $1 अरब का है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि अगर हम वो लगा जाते हैं तो 1 साल के अंदर हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे विद इन 1 ईयर, और $2.7 बिलियन का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा आपकी इकोनॉमी पे। प्लानिंग मैटर करती है। इन्फ्लेशन के ऊपर बात हो रही है और हमने फरवरी मंथ यानी कि इसलिए भी कीन होके देखा क्योंकि अब रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं। जब रमज़ान स्टार्ट होते हैं तो फूड इन्फ्लेशन होती है, एक कोर इन्फ्लेशन होती है यानी कि जनरल इन्फ्लेशन, लेकिन हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन हमेशा शूट कर जाती है रमज़ान से पहले। इस बार ऐसा नहीं लगा, जबकि 2 to 3% के ऊपर स्टैग्नेंट दिखाई दे रही है। देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो जो अभी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ये वो नंबर्स हैं जो कि नेचुरल है कि पहले जो इन्फ्लेशन थी होते होते अब स्टेबल हो गई इकोनॉमी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, रिगार्डलेस कि आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, जितने इकोनॉमिस्ट हैं दे एग्री ऑन कि इस वक्त जो है स्टेबिलिटी आ चुकी है। अच्छा, जो रमज़ान वाला मामला है, रमज़ान में हम रखते तो रोज़ा है, लेकिन जो हमारी इफ्तारियाँ होती हैं ऐसा लगता है कि ये खाने का महीना है। अच्छा, अब वो जो हमारी रिलीजियस मंथ एंजॉय करने दें पाकिस्तानी जो तो वो जो वैल्यू चेन है हमारी, ठीक है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। वहाँ पे जितनी जो आप डिमांड एंड सप्लाई अच्छा, की बात उसके बाद इसमें नाजरीन को मैं एक छोटा सा ना मशवरा दूंगा कि अगर आप रमज़ान के लिए डेली बेसिस पे शॉपिंग कर लें, बजाय इकट्ठा जो है ना आप पूरे महीने की शॉपिंग पहले करना चाहें, तो उससे क्या होता है आपकी जो सप्लाई स्टेबिलिटी है वो कायम रहती है। जैसे ही आप इकट्ठा सामान खरीदेंगे तो पीछे शॉर्टेज होगी। लेकिन सर देखने वाली बात यह है कि इस बार तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी नजर आ रही है इन्फ्लेशन के अंदर, तो ये भी एक खुशाइन बात है कि अभी तक गवर्नमेंट पीछे से थक के फॉर नाउ दिस अ गुड ओमेन। लेट्स सी इन सेकंड वीक ऑफ रमजान। हाँ, लेट्स सी इन सेकंड वीक ऑफ रमजान, वी आर होपिंग कि एक इंशाल्लाह क्रिएट होना चाहिए। अच्छा, आपने हम रिजर्व्स की बात कर रहे थे, फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रहे थे, एक चीज़ जो हमने देखना पड़ेगी वो ये कि हमारे इंपोर्ट बिल के पैसे मौजूद हैं हमारे पास, यानी कि 3 months का एक एक्सपेंडिचर्स के पैसे हमारे पास है, इंपोर्ट बिल भी दे सकते हैं हम, कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, और साथ साथ जो रेमिटेंसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास थोड़ा सा एक साइकिल बन चुका है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, कैसे इसको देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए? एक तो अभी जी एक तो आ जाएगा अभी ईद पे जो है दोबारा पैसे आने लगेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी ने भेजने, तो ये हमारे रिजर्व्स और बेहतर होंगे।
अच्छा। ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आने वाले जो स्टेबिलिटी आई है इसमें हमने अपने जो हमारा मेजर टाइम एक्सपेंस है वो फ्यूल का है। एक जो हमारा इंपोर्ट बिल का एक अहम हिस्सा है वो फ्यूल पे खर्चते हैं। जी। अच्छा, हमने करना क्या है कि हमारे पाकिस्तान में फ्यूल के जो रिजर्वॉयर्स हैं गैस के, ठीक है, ऑयल के, उन्हें इंक्रीज करना है। अच्छा, ताकि हम पे प्रेशर बाइंग का इम्पैक्ट ना आए कि अगर कल को हमारे मामले कहीं पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज में प्रेशर आता है तो कम से कम हमारा ऑयल है वो पूरा हो। ठीक है, तो हमें डेफर्ड पेमेंट से भी निजात मिल जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि हम लोग आखिरी वक्त पे बाइंग इस वजह से करते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स का स्टोरेज कम है। सो वी नीड टू इंक्रीज द स्टोर साइज ऑफ आवर एनर्जी। ठीक है, वहाँ पे हमें देखें कि ये स्टेबिलिटी सस्टेनेबल हो जाएंगे हमारे जो इंपोर्ट बिल है। लेकिन जब तक वो नहीं होता तो हमें वही वी कैन बी हैप्पी फॉर 3 मंथ्स क्योंकि हमारा स्टोर बिल 3 महीने का है। राइट, चले हमें खर्चा कम करना है, आमदनी ज़्यादा रखनी है तो हमारे रिजर्व्स और बढ़ेंगे। वेल, थैंक यू सो मच तौसीफ जमान साहब, हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस बिजनेस इकोनॉमी और ख़ासकर जो हम एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहे थे उसमें हम देख रहे हैं चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं और फोकस्ड है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बेहतर से बेहतर दें। एक ब्रेक की जाने चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जब हम इकोनॉमिक जोन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंध प्रोविंस के अंदर काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। ख़ासकर हमने देखा जब प्रोविंस ऑफ सिंध ने साउथ कोरिया को दावत दी कि आप इकोनॉमिक जोन्स में आएँ, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी क्योंकि जब एक इंटरनेशनल जो एक कंट्रीज़ हैं वो आएंगे पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम होगा। हमारी इम्पोर्ट बिल के जो एक किटी में हमारे एक बर्डन होता है वो भी कम होगा और हमारे लिए एक्सटर्नल बैगेज भी ख़त्म होगा। या हम कह सकते हैं कि हमारी जो एक मकामी लोग हैं उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जो कि अभी इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से गुड न्यूज़ है, आपको बताना ज़रूरी है। तो साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ये पेशकश की गई है, यकीनन इसके ऊपर जल्दी से एक रिजल्ट आएगा और वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जब ये वक्त आएगा कि इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही होंगी। साथ साथ माइनिंग सेक्टर के अंदर भी एक न्यूज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है। हम ये देख रहे हैं कि एक गोल्ड माइनिंग के हवाले से न्यूज़ सामने आई है, यानी कि गोल्ड के माइनिंग के शोबे में जो एक अहम संग मील है वो अबूर कर लिया गया है। अटक प्लीसर गोल्ड प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है, गोल्ड माइनिंग होगी पाकिस्तान में भी। ऑफ कोर्स गोल्ड के अलावा भी तकरीबन 79 अबव मिनरल्स हमारे पास मौजूद हैं और जितना ज़्यादा माइनिंग होगी उतना ही हमारे पास न्यू मिनरल्स एक्सप्लोर होंगे और साथ साथ वो हमारे लिए इंडस्ट्रीज़ का बाइस बनेंगे और इंडस्ट्रीज़ मज़ीद लगती हुई दिखाई देंगी। इस पर बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। ये भी एक हमने देखा है कि अफगानिस्तान जाने वाले जो फर्टिलाइज़र है उसको इंश्योरेंस गारंटी यानी करार दिया है, यानी कि उसको लाजमी करार दिया है कि इंश्योरेंस होना चाहिए जब ही वहाँ पे फर्टिलाइज़र जाएगा। और फर्टिलाइज़र ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर को भी हमारे बूस्ट करेगा और साथ साथ अफगानिस्तान में भी एग्रीकल्चर को फ़रोग देगा। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी हम अफगानिस्तान ट्रांजिट के हवाले से बात कर चुके हैं आपसे। हमने देखा कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ट्रेड रिलेशन हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ेंगे, ऑफिशियली होंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी पे बूस्ट होगा। इन तमाम चीज़ों पर हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। चौधरी अकमल साहब क्या कहेंगे, ख़ासकर हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध धाबी जी के अंदर हमने देखा कि इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्रीज़ के लिए पेशकश करती हुई दिखाई दी साउथ कोरिया को, और इससे पहले भी पंजाब के अंदर भी काफ़ी एक डेवलपमेंट हो चुकी है। डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से एफडीआई लेके पाकिस्तान आए।
बहुत बहुत शुक्रिया नताशा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि धाबी जी के हवाले से भी और इसके अलावा भी जो दुबई के जो वली अहद आए हैं उनका बड़ा कामयाब दौरा रहा है और उसके बाद आप देखेंगे चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इससे पहले भी आपके साथ जब भी हम प्रोग्राम्स में होते थे तो अक्सर व बेशतर हम जो है ना थोड़ा सा इस हवाले से कंसर्न होता था कि चीज़ें बड़ी ऐसे लग रहा है कि स्टैंड स्टिल हो गई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें अब जैसे जैसे वो एफ़र्ट्स की गई हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से या वज़ीर आज़म साहब ने बहुत इसमें जान मारी है, तो उसके बाद आप देखें टर्की से जो है वो हमारे मायदे में, आज़रबाईजान से बैक टू बैक जो है वो हमारे एग्रीमेंट्स और MOUs साइन हो रहे हैं। और अब रिसेंटली जो है वो UAE के जो वली अहद हैं वो यहाँ पे आए और उन्होंने भी हमारी माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर जो है वो अपने जो मुआहदे थे उनको साइन किए। तो अब आपको चीज़ें ऐसा ऐसे लग रहा है कि माशी जो है ना वो बेहतरी आ रही है। पहले सिर्फ हम इकोनॉमिस्ट जो है ना वो चंद हफ्ते तक जो है या चंद महीने पहले तक समझ रहे थे कि नहीं चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है वो आम आवाम जो है वो भी इस चीज़ को महसूस कर सकती है महंगाई के हवाले से और दीगर जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, धाबे जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन जो बनना था, इकोनॉमिक जोन जिसे आप कहते हैं, ये तकरीबन 4 से 5 साल पहले का जो है वो मंसूबा है और इसके ऊपर सिंध हुकूमत जो है वो काफ़ी काम कर रही है। ये स्टील मिल के साथ का एरिया और उसके बाद आगे जैसे ही आप घारों की तरफ जाते हो तो धाबी जी आता है। बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव एरिया है, बड़ा जरखेज़ एरिया है और इकॉनमी के हवाले से वहाँ पे इंडस्ट्री लगने के हवाले से बहुत ही जरखेज़ इलाका है। हमारे अपने कराची के जो काफ़ी बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पे अपना जो है वो इंटरेस्ट शो कर चुके हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। और ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उसका दारोमदार जो है वो इसी चीज़ के ऊपर होता है कि वहाँ पे कितने इकनॉमिक जोन्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग हो रही है, वहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रही हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं। जब भी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं GDP ग्रोथ में इजाफा होता है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जनूबी कोरिया को जो इन्वाइट किया गया है ये एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है और इसके पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट्स आएंगे वंस यहाँ पे हमारे जैसी इंडस्ट्री लगना शुरू होगी। तो हमारे यहाँ नॉट ओनली ये कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं बल्कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो लोकल हमारे यहाँ के हैं, ख़ास तौर पे कराची के लोग हैं या अंदरूनी सिंध के जो लोग हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैसर आएंगी। और जो ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो स्कोप है इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारे यहाँ काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर है, गारमेंट्स की गुड्स वगैरह जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये वैल्यू एडिशन करना के हवाले से बात कर रहे हैं, खासकर माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के अंदर एक डेवलपमेंट सामने आई है। हमने देखा है कि अटक प्लेसर गोल्ड का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। अब आइडिया ये है कि हमारे पास मिनरल्स बेतहाशा मौजूद हैं, माइनिंग की फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी है और साथ साथ हमें अपने लिए यानी कि कंट्री के अंदर भी एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए ताकि ऑटोमेटिकली, अभी आपने रीसेंट डिस्कवरीज देखे, रीसेंट हमने ऑयल के हवाले से भी कुछ डिस्कवरीज देखी, तो उसके हवाले से भी बताइए। और दूसरा ये कि अगर ऐसे ही माइनिंग सेक्टर में काम होता रहा, क्योंकि SIFC काफ़ी एफर्ट के बाद ही हमने इस सेक्टर को उभरते हुए देखा है, तो क्या कहेंगे सर, कितना ज़्यादा ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा? देखिए SIFC की जो अचीवमेंट्स हैं उनमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि UAE के जो आए थे वली अहद, उन्होंने आके जो माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से जो मुआहदे साइन किए हैं ये बड़े जो है ना टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। इसके अलावा आज़रबाईजान के साथ पेट्रोलियम के सेक्टर में जो हम गैस की पाइपलाइंस के हवाले से जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है हमारे यहाँ एनर्जी की कॉस्ट कम करेंगे। इससे पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो है हमारे एनर्जी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस किस्म के जब प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पे आएंगे, इनमें इन्वेस्टमेंट होगी तो अल्टीमेटली ये जो है एनर्जी की कॉस्ट को कम करेंगे, जिसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी और बिजनेसमैन को मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसको एक्सप्लोर करने की। और माइंस एंड मिनरल्स की जहाँ तक आपने जो अटक की बात की, अटक प्लेसर गोल्ड की जो बात की है, देखें ये बेसिकली वो माइंस एंड मिनरल्स का जो प्रोजेक्ट है माशाल्लाह नेस्पाक कर रही है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है हमारी
मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये काफ़ी कर चुकी है काम। सऊदीया में भी डैम बना चुकी है, हमारे यहाँ पे नीलम जहलम प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लाहौर की जो मेट्रो सर्विस है, और इसके अलावा भी काफ़ी काम जो है ना वो इंजीनियरिंग के हवाले से ये कर चुकी है। और इसको देना, और इसने बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन का आगाज़ कर दिया है। जो 9 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं अटक में इंडस रिवर के साथ साथ, जहाँ से जो है ये गोल्ड जो है वो उसको निकाला जाएगा। बेसिकली होता यह है कि वो जो दरिया के साथ साथ जो पानी आता है तो उसमें ज़ाहिर है उस पहाड़ों से और दीगर मुख्तलिफ चट्टानों वगैरह से होते हुए पहुँचता है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इससे पहले पानी ना सिर्फ ये कि ज़ाया बहुत तो हो जाता है दरिया सिंध में सीधा चला जाता है, बल्कि ये माइंस एंड मिनरल्स जो इसमें मौजूद होती हैं पानी में, उनके भी निकालने के हवाले से, एक्सट्रैक्ट करने के हवाले से कोई इंतज़ाम नहीं था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके ऊपर जो है आगे चलते हुए हम देख रहे हैं कि इसमें बाकायदा प्रैक्टिकल स्टेप जो है वो अब लिए जा चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हो जाएगा, और दैन इसके ऊपर मुख्तलिफ फेजेस के बाद आपको नज़र आएगा कि इसमें काम भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, हम जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के वसाइल दिए हुए, एग्रीकल्चर हो, मादनी वसाइल हो, या ट्रेवल टूरिज़म हो, समंदर हो, सब कुछ हमारे पास है। सिर्फ हमने जो है ना उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, और जिस तरीके से हुकूमत सीरियस नज़र आ रही है इस चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, मेरे ख्याल में ये जो गोल्ड प्लेसर है ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट साबित होगा। इसके बाद इंशाल्लाह इसमें मज़ीद आपको जो है ना वो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अच्छा अकमल साहब, आपने काफ़ी ब्रीफली भी बताया। अब मैं आपसे अफगान पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। ख़ासकर हम ये देखते हैं जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशनशिप अब स्टार्ट हो रहे हैं, स्मगलिंग नहीं बल्कि ट्रेडिंग हो रही है, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं, बैंक गारंटी भी होगी आने वाले दिनों में, इसके हवाले से ही बताइए। और ख़ासकर जब अब हम फर्टिलाइज़र जाते हुए देख रहे हैं कि अब इसके लिए इंश्योरेंस भी रिक्वायर्ड है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ज़्यादा बूस्ट करेगा इससे, और दोनों मुल्कों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी कि ऑफिशियली हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग भी हो रही है और हमारे कंसाइनमेंट्स भी जा रहे हैं। देखें, ये डीएपी के हवाले से एफबीआर ने जो है वो एक कानून जो है वो सर्कुलर इशू किया है, वो अमेंडमेंट की है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, 2-3 दिन में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, जिसमें जो डीएपी जो अफगान ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत जो है वो जा रही थी, तो उसके ऊपर जो है वो पहले बैंक गारंटी होती थी, अब जो है वो उसको इंश्योरेंस गारंटी जो है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया गया और वो मैंडेटरी करार दे दी गई है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक किस्म की जो एफबीआर के टैक्सेस और कस्टम्स की जो कलेक्शन होती थी उसमें जो है ना वो चूँकि सिक्योरिटी की वजूहत भी हैं और दीगर लोग उसका मिसयूज़ बहुत करते थे, कंटेनर गायब हो गया पता नहीं चल रहा, तो उसके बाद होता ये था कि जी एफबीआर के रेवेन्यूज़ जो है वो उसमें वो हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। ज़ाहिर है बैंक गारंटी में तो जब तक चीज़ें एंड यूज़र तक पहुंचती नहीं है तो वो बैंक गारंटी जो है ना मिच्योर होती नहीं है। तो अब उसको इंश्योरेंस में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि अगर वो रास्ते में कहीं गायब हो जाता है, जो जानबूझ के हो या बगैर उसके हो, या कोई और उसमें मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हुकूमत को या एफबीआर को जो उसके टैक्सेस की जो कलेक्शन है वो पूरी की पूरी मैं कमोडिटीज रेट्स दिखाना चाह रही हूँ हमारे नाजरीन को, आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं, आइए चलते हैं देखते हैं जी। कमोडिटीज अपडेट्स, लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,01,506 रुपीज़, एक अच्छा सा डिक्लाइन आज देखा गया है लोकल मार्केट में गोल्ड प्राइसेस में। वाओ, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,58,767 रुपीज़। हम कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से रुझान रहा तो यकीनन गोल्ड प्राइस रमज़ान से पहले कम हो जाएंगे। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $2,877.44, ऑयल WTI पर बैरल $69.37, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $73.02। आज के मार्केट में देखा जा रहा है ऑयल प्राइसेस में भी डिक्लाइन देखा जा रहा है और गोल्ड भी डाउन साइड पे आया है। मैं अकमल साहब से पूछना चाहूँगी, अकमल साहब अब आप देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस भी डाउन साइड पे हैं और फाइनली ऑयल प्राइसेस भी थोड़ा सा डिक्लाइन शो कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हमारे लिए ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारी जो एक इंपोर्ट बिल है इसके ऊपर एक बर्डन कम आएगा ऑयल प्राइसेस से, और गोल्ड प्राइसेस भी जो एक मैसिवली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, क्या इससे भी एक इम्पैक्ट आएगा? रिजर्व्स के हवाले से क्या जो है वो एक सिनेरियो हो सकता है?
देखिए गोल्ड की प्राइसेस जो है ना वो मुझे मुस्तकबिल में जो है ना वो थोड़ी सी नीचे आती हुई इसलिए नज़र आ रही है कि एक तो यूक्रेन की जो जंग है वो आप देखें वो ख़ात्मे की तरफ जा रही है, ख़त्म होने की तरफ जा रही है। इसी तरीके से जो पैलेस्टीन के ऊपर जो इसराइल के साथ जंगबंदी हुई है उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आया। तो ये सारा जो चीज़ें ये लोकली गोल्ड भी कम हुआ है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल भी गोल्ड की प्राइस जो है वो नीचे आई है। तो लेकिन चूँकि चाइना, इंडिया और दीगर ममालिक जो है ना वो गोल्ड में डायरेक्ट बाइंग कर रहे हैं तो इसलिए जो है वो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर ही जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर स्ट्रांग होगा और आप देखें डॉलर जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसीज हैं, यूरो हो गई, जीबीपी हो गई, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और दीगर करेंसीज के मुकाबले में जैसे जैसे आपको जो है वो डॉलर मजबूत होता हुआ नजर आएगा तो सोने की कीमत में आपको अल्टीमेटली कमी होती हुई नजर आएगी। और सेम इज द केस विद ऑयल प्राइसेस भी नीचे आती हुई नजर आएंगी। वेल थैंक यू सो मच अकमल साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और ख़ासकर जो हम देख रहे हैं इकॉनमी के हवाले से जो न्यूज़ आई है, ख़ासकर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल रिलेशंस देख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हमारी बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ बनकर साबित हो सकती है। करेंसी रेट्स हमारे पास एक्टिव है, वो देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रेट्स रहे। करेंसी रेट्स देखते चलते हैं। सबसे पहले यूरो बाइंग रही 290.43 के लेवल पर, सेलिंग वाज 290.95। यूके पाउंड बाइंग रही 351.89, सेलिंग वाज 352.52। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.6, सेलिंग वाज 280.1। एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 38.51 रुपीज़, सेलिंग वाज 38.57 रुपीज़। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.55 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.69। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.66 रुपीज़, सेलिंग वाज 76.79। ओमानी रियाल बाइंग रही 722.15, सेलिंग वाज 723.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 906 रुपीज़, सेलिंग वाज 907.62 रुपीज़। ये थे फॉरेक्स रेट्स आज की मार्केट में। और साथ साथ जाते जाते आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मंडे से जो है वो हमारे पास प्रोग्राम्स में रमज़ान ही स्टार्ट होंगे। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि मार्केट के टाइम्स भी चेंज होंगे, यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टाइम भी मार्केट के हवाले से जो है वो एक अर्ली क्लोजर होगा। वेल इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।